एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 3rd है, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मनी और क्रेडिट के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह है, लिंक बिटवीन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मतलब आपका जो रुपया है, डॉलर है, ये सब का बैंकिंग सिस्टम से कैसे लिंक किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी का फंक्शन कैसे, मनी कैसे फंक्शन करता है, इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का क्या कंसेप्ट आया, कैसे क्रेडिट काम करता है। चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है आपको एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट से क्या उम्मीद किया जा सकता है। पहला तीसरा जो है कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट है, और चौथा एक्सपेक्ट ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट से क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है। पांचवा जो है वो अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट को कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठा जो है इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन पीपुल, पीपुल पे क्रेडिट का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सातवां जो पढ़ेंगे क्रेडिट एबिलिटी टू ऑल, क्रेडिट कैसे सब लोग को दिया जाए, सब लोग को एबिलिटी कराया जाए, ये बारे में पढ़ेंगे। आठवां जो पढ़ेंगे विदाउट क्रेडिट हाउ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ डेवलपमेंट। आठवां हम लोग पढ़ेंगे कि जब क्रेडिट नहीं होता है किसी के पास, मान लीजिए जैसे क्रेडिट हम लोग अभी पढ़ेंगे क्रेडिट क्या है, तो अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो कैसे डेवलपमेंट से लोग बाहर हो जाएंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक क्या है, यानी कुल 8 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग चलते हैं, क्या है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कि मनी एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो लेडीज हैं ये जलेबी बेच रही हैं। अगर आपको जलेबी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जलेबी के बदले में क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब आपको जलेबी मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये पैसा जो हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप उनको पैसा देते हैं, ये पैसा आप उनको देते हैं, बदले में वो आपको जलेबी दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। लेडीज जो आपको, तो पैसा बेसिकली एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, कोई सामान खरीदने और लेने और बेचने का एक मीडियम है, बीच में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक कंसेप्ट है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए वेन बायर एंड सेलर बोथ आर एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर कम्युनिटी। मान लीजिए कि बायर जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, और सेलर जो बेचने वाला है, दोनों कोई एग्रीमेंट, दोनों कोई एग्री हो जाए, दोनों कोई क्या हो जाए, एग्री हो जाए एक दूसरे का सामान लेने पर, तो इसी को कहते हैं डबल कॉन्सिडेंट, है ना, ऑफ वांट, यानी दोनों का जो इच्छा है वो पूरा हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, है ना। इसको एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, ए शॉप मेकर वांट्स टू सेल शू, एक शॉप में अगर अपना जूता बेचना चाहता है ना, इन द मार्केट एंड बाई राइस, और वो राइस खरीदना चाहता है। सो ही विल ट्राई टू सर्च ए फार्मर हु इज रेडी टू एक्सचेंज राइस टू शूज। तो क्या हुआ, एक जूता बेचने वाला है जो मार्केट में जूता बेच के चावल खरीदना चाहता है। ठीक है, तो उसको क्या होगा, एक फार्मर ढूंढना होगा जो जिसको जूते की जरूरत है, बदले में आपको राइस दे दे। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल कॉन्सिडेंट। देखिए, ये जो जूता है ये इसको देगा राइस वाले आदमी को, राइस वाला इनको दे देगा, ये जूता वाले को दे देगा राइस, जूता वाला देगा राइस वाले को जूता, और राइस वाला जो दे देगा जूते वाले को राइस। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं डबल कॉन्सिडेंट, यानी दोनों लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। इनको जरूरत था राइस का, राइस इनको मिल गया, इनको जरूरत था जूता का, जूता इनको मिल गया। दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्सिडेंट, दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्सिडेंट, यानी दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। अब आते हैं, एक एनबी है, व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली, है ना, एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ एनी मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। जब गुड्स को कोई सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और उसमें मनी की जरूरत नहीं पड़ती, मनी उसमें कोई रोल अदा नहीं करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। फॉर बार्टर सिस्टम डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट इज इसेंशियल फीचर। और बार्टर सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट जरूरी
पार्ट अदा करता है। यानी कहने का मतलब जब किसी आदमी को, एक आदमी अपना सामान किसी दूसरे को दे रहा है और दूसरे से अपना उसका सामान ले रहा है और इसमें मनी का कोई रोल नहीं है, ना वो उसको मनी दिया ना ये उसको मनी दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। पुराने जमाने में यही सिस्टम यूज की जाती थी। पुराने जमाने में क्या होता था, यही सिस्टम यूज किया जाता था, है ना। देखिए वायर ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी, कह रहा कि ये बार्टर सिस्टम तो चल रहा था, ठीक था, अब उसके जगह पर मनी ट्रांजेक्शन की क्या जरूरत आ गया, मनी को क्यों ट्रांजेक्शन के रूप में हम लोगों ने यूज किया। तो आंसर है मनी कैन इजी यूज फॉर एक्सचेंज और बाई एनी कॉमोडिटी और सर्विस, देयर फॉर ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। कह रहा है कि मनी जो होता है किसी भी चीज को खरीदने बेचने या किसी भी सर्विस को लेने देने में आसानी से यूज हो जाता है, आसानी से एक्सेप्टेबल है, लोग एक दूसरे से आसानी से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी को जूता बेच के राइस लेना है, तब उसको राइस वाले को ढूंढना है, बहुत कहीं ढूंढेगा तब उसको जो है राइस मिलेगा, उसके बदले में वो तैयार होगा तब तो। मगर अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे, आप जूता के बदले आपके पास पैसा है तो आप जहां से चाहेंगे वहां से आप राइस खरीद सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि राइस, पैसे से आप कोई भी चीज इजी से खरीद सकते हैं, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं ड्यू टू यूज ऑफ मनी नो नीड टू डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट। अगर मनी का हम लोग यूज करेंगे तो ये डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी दो लकी लोगों का होने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि एक को जूते की जरूरत है दूसरे को राइस की जरूरत है, अब ये दोनों लकी होंगे तभी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मगर मनी में ऐसा नहीं होगा, इस तरह का कुछ नहीं हो जरूरत होगा, यानी डबल कॉन्सिडेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा मनी में। देखिए यहां पर मैंने इसको बना रखा है कि अगर मनी होगा तो आपको डबल कॉन्सिडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डबल कॉन्सिडेंट ना भी हो तब भी आपका एक्सचेंज हो जाएगा, था ना। वाई मनी इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन है कि वाई मनी इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों यूज करते हैं। तो कह रहा है जनरली मनी एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट स्टेप। मनी जो होता है इंटरमीडिएट स्टेप है। मान लीजिए कि हमको जूता बेचना है, हमने जूता बेचा, उसके बदले में हमको पैसा मिला, उस पैसे से जाके हम लोगों ने क्या कर दिया, राइस खरीद दिया। तो बीच का मीडियम कौन है, मनी है ना, जिससे हम लोग को मनी हाथ में मिला, मनी से ही हम लोगों ने जाके राइस खरीदा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन है, मनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरमीडिएट स्टेप है ना, प्रोसेस है, देयरफॉर इट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये बीच का एक पार्ट अदा करता है, आपको डबल कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वर्क ये आपको खुद से करना है, अगर इतना आपको समझ में आया है तो इसको खुद से लिखिए, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए हाउ डज यूज ऑफ मनी मेक इट्स इजियर टू एक्सचेंज थिंग, कह रहा है कि मनी का यूज करना क्यों किसी चीज को बदलने में आपको बहुत आसानी से मदद करता है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आते हैं, देखिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी, मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट एंड क्वाइन। करा कि मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है, करेंसी पेपर है, नोट्स है, यानी करेंसी पेपर नोट्स और क्वाइन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, नोट्स है एंड क्वाइन है, नोट्स एंड क्वाइन जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। बात समझ आ रहा, मनी का मतलब देखिए ये है मनी, ये है क्वाइन आपका, और ये जो है रुपया नोट जो है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में दो लोग आते हैं, ये क्वाइन और प्लस ये नोट, दोनों लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आते हैं। कल ईयरली एज करेंसी इज मेड ऑफ प्रीवियस मेटर। पहले के समय में करेंसी क्या था, मतलब महंगी चीजों से बनाया जाता था, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इन बार्टर सिस्टम ग्रेन एंड कैटल यूज हैव बी एवरीडे। और बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, ग्रेन और कैटल का यूज करते थे जो एवरीडे में यूज हो रहा था, यानी कि पुराने समय में जो भी चीज मनी के रूप में यूज कर रहे थे उसका कुछ वैल्यू था। बट मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज ऑफ ओन, मगर मॉडर्न करेंसी का कोई यूज नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए 500 1000 का नोट जब सरकार ने बंद किया तो उसके बाद उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होता, तो जस्ट एक पेपर का एक टुकड़ा ही रह गया ना। तो कह रहे हैं कि जो पुराने समय में हम लोग मनी यूज कर रहे थे, जैसे कॉपर का बना हुआ या गोल्ड का बना हुआ, या बार्टर सिस्टम में हम लोग अनाज के बदले जानवर दे रहे थे, जानवर के बदले कुछ और ले रहे थे, तो इन लोगों का तो कुछ वैल्यू था, मार्केट वैल्यू था। मगर जो मनी जो यूज कर रहे हैं वो तो बेसिकली उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो तो एक जस्ट कागज का एक टुकड़ा है, मगर उसका क्या प्रॉब्लम है कि कागज का टुकड़ा है मगर उसको सरकार एक बॉन्ड के रूप में यूज करती है, इसीलिए उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं
मॉडर्न करेंसी नॉट प्रिसाइज मेटल, यानी कीमती मेटल नहीं है, एंड नॉट एवरीडे यूज, और ये एवरीडे यूज भी नहीं है, ये ना तो अनाज है ना तो जानवर है ना आर्टिकल, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेबल मॉडर्न एक्सचेंज ऑफ, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कह कि मॉडर्न जो पैसा है उसका ना ही कोई बहुत ज़्यादा मतलब कीमती सामान है, ना ही आम दिनों में यूज होने वाला कोई सामान है, तो फिर क्यों इसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों इसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो आंसर है मॉडर्न करेंसी इज accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government। गवर्नमेंट कहता है कि आप 100 रुपये का जो नोट ले रहे हैं उसको मैं अथोराइज कर देता हूं, भले ही वो देखने में कागज का है मगर उसका वैल्यू 100 रुपये के बराबर है, 100 रुपये के किसी खास मेटल या खास बेसिकली गोल्ड के बराबर है। तो इसलिए चूंकि मॉडर्न मनी जो है वो जस्ट कागज का टुकड़ा है, मगर इस कागज के टुकड़े को सरकार ऑथराइज करती है, इसीलिए इसका वैल्यू है। प्रीवियस ना होने की वजह से भी, कीमती ना होने की वजह से भी, सरकार का सिर्फ ऑथराइजेशन हो जाने की वजह से ये वैलिड, ये जो हो जाता है लोगों के बीच में आसानी से एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन इंडिया करेंसी नोट आर यूज्ड बाय इशूड बाय आरबीआई। इंडिया में जो करेंसी नोट जो होता है उसको कौन मार्केट में इशू करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मार्केट में इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में हम लोग का जो नोट जो मार्केट में छापता है और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापने का, सरकार के बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो करेंसी को बांटने का, मतलब छापने का और मैनेज करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ नो एनी इंडिविजुअल एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू मनी। कह रहा है कि इंडियन लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि मुझे मन है मैंने चला 500 रुपये का नोट छाप दिया, ठीक है, 1000 का नोट छाप दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे और आपको जेल भी होगा, ठीक है ना, इन पनिशमेंट भी होगा। ये जो मनी छापने और इसको अलाउ करने का और इसको इशू करने का जो ये है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि भारत सरकार ने उसको ये अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो कोई आम आदमी मनी नहीं छाप सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन है वाई रुपीज इज वाइडली एक्सेप्ट एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। कह रहा है कि रुपया को क्यों लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इन इंडिया में? तो आंसर है बिकॉज रुपीज इज ऑथराइज मीडियम ऑफ पेमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूंकि रुपया जो होता है ऑथराइज मीडियम ऑफ पेमेंट है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इंडिविजुअल, है ना, Indian can legally refuse or a payment made in rupees, therefore it is widely accepted as medium of exchange in India। देखिए जो रुपया जो है इसको सरकार ऑथराइज करती है ना, कि आप इसको लीजिए, मैं इसके पीछे गारंटी लेता हूं, इसलिए इसको और कोई भी लोग रुपया लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं मैं ये पैसा नहीं लूंगा, भारत सरकार, भारत में आप रहेंगे और भारत की कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर क्योंकि इसको आप कोई भी इसको भारत सरकार इसको ऑथराइज करता है और हर कोई इसको लेता है, क्योंकि इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो होता है वाइडली यूज होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। अब आते हैं डिपोजिट विथ बैंक। बैंक के साथ कैसे डिपोजिट? देखिए ये आपका पैसा है, आप इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी बैंक में उसको जमा कर देते हैं। डिपॉजिट विद बैंक, यानी पैसा को आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। द अदर फॉर्म इज विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक। मान लीजिए कि आपके पास बहुत घर में बहुत पैसा था, क्या आप सब पैसा घर में रखेंगे? नहीं, आप उसको क्या कर देंगे? बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और जब जरूरत होगा बैंक से निकाल लेंगे। तो मनी का एक अदर, मान लीजिए मेरे पास किसी के पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया अपने पास नहीं रखेगा, मगर अगर वो बैंक में जमा कर देता है तो उसका 10 लाख रुपया ही माना जाएगा, जो कि उसके हाथ में तो नहीं है मगर बैंक में उसके पास ऑथराइज है, बैंक के पास इसने दे रखा है, जब चाहेगा ये बैंक से ले लेगा, जब चाहेगा ये बैंक से ले लेगा। ठीक है, when people have extra cash then they, है ना, ओपन ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम एंड डिपोजिट देयर एक्स्ट्रा कैश इन द बैंक। कह रहा है अगर पीपल के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो बैंक अकाउंट खोलता है और इसको बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर देता है इस एक्स्ट्रा कैश को। ये डिपॉजिट जो अमाउंट होता है बेसिकली उसका जब जरूरत होता है तब निकाल लेता है। अब कह रहा है बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में उसको इंटरेस्ट भी देता है। मान लीजिए 100 रुपये जमा कर रहे हैं, उसका हो सकता है उसको इंटरेस्ट देगा 101 रुपया देगा, 102 रुपया देगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देता है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब इंटरेस्ट। देखिए यहां पे
ये है आपके पास पैसा है, ये आपके पास पैसा है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। बदले में आपको क्या मिलेगा, आपका पैसा सेफ हो गया, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिला, दो फायदा हो गया, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा था, आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने बदले में आपको क्या कर दिया, मनी को सेव किया और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी दिया, है ना। अब बैंक को इससे क्या फायदा हुआ कि बैंक ने जो ये पैसा लिया, ठीक है, इस पैसे से बैंक के पास कैश भी आया, साथ में इस पैसे को बैंक लोन में भी लोगों को चलाएगा और जिससे लोन से उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पैसा बैंक में गया तो आपको फायदा क्या हुआ कि ये सेफ हो गया, साथ में आपको इंटरेस्ट मिला। बैंक के पास पैसा आया तो क्या किया, बैंक के पास कैश बढ़ा और साथ ही साथ उसने लोन के रूप में उसको चलाया, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बढ़ा। ड्यू टू बैंक डिपॉजिट पीपुल मनी, हाँ, विल सेव एंड ऑल्सो गिव सम इंटरेस्ट। बैंक डिपॉजिट होने से क्या होता है, पीपल का मनी सेव भी होता है और कुछ इंटरेस्ट भी उसको मिलता है। वाई डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट को क्यों हम लोग डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसका आंसर। कह रहा है द डिपॉजिट इन बैंक एक्सेप्ट कैन बी विथड्रॉ ऑन द डिमांड, देयरफॉर डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। देखिए, अगर हमने जाकर कुछ बैंक में पैसा जमा कर दिया, ये मैंने बैंक में पैसा जमा किया है, ठीक है, ये पैसा जमा किया है। अब मुझे जब भी बैंक से जरूरत होगा मैं डिमांड करूंगा कि नहीं, मैंने जो पैसा जमा किया है उसका जितना पैसा मुझे चाहिए, मैंने 1 लाख जमा किया है, मैं बैंक से कहूंगा नहीं मुझे 50,000 चाहिए, तो बैंक मुझे 50,000 वापस मुझे देगा। तो क्या हुआ, मैंने डिमांड किया ना, तो इसलिए उसने मुझे वापस किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, चूंकि मैंने अपना डिपॉजिट इसके पास किया, बैंक के पास मैंने अपना डिपॉजिट किया और ये डिपॉजिट मेरे डिमांड की वजह से फिर मुझे वापस मिल गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिमांड डिपॉजिट। जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट के नाम से इसीलिए जानते हैं। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफर चेक फैसिलिटी व्हेन वी इशू चेक फॉर पेमेंट इंस्टेड ऑफ कैश। देखिए, मान लीजिए ना कि हमने क्या किया है कि बैंक के पास पैसा जमा किया है, ठीक है ना, और हम चाहेंगे तो बैंक हमको एक चेक दे देता है कि देखिए ये चेक है आपको, आप जब जरूरत होगा तो आप कैश भी ले लीजिए या मुझे चेक दे दीजिए और जिसको देना है मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। ये बैंक जो होता है एक इंटरमीडिएट का भी काम कर देता है कि आपने उसके पास पैसा जमा किया, अब मुझे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपये उसके पास जमा किया और मुझे किसी को 20,000 रुपये देना है, तो एक तरीका है कि मैं जाके बैंक से मैं ऐसे करूंगा, 1 लाख तो 20,000 रुपये मैं बैंक से लूंगा और जिस आदमी को देना है उसको ले जाके दे दूंगा। या ये तरीका कर सकता हूं कि मैं उसको एक चेक काट दूंगा बैंक को कि 20,000 का चेक है, इस आदमी को मैं दे दूंगा कि लीजिए 20,000 का चेक है, आप उस आदमी बैंक से ले लीजिएगा, ये जाकर बैंक में दे देगा, बैंक उसको 20,000 रुपया दे देगा, ठीक है। इस तरह हम लोग को चेक भी इशू होता है जिसको बैंक ये करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यानी कैश की जगह पे आप चेक भी इशू कर सकते हैं जो बैंक आपको देता है, यानी बैंक एक तरह का नोट, चेक एक तरह का नोट ही है जो जिस बैंक का होगा उसी बैंक में वो यूज होगा, है ना। तब देखिए क्या आ रहा है, चेक इट इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन। क्या है, चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा रहेगा कि हाँ भाई मुझे एक्स आदमी को आपको 1,000 रुपया देना है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया है, उसमें से 1,000 रुपये इस आदमी को दे दीजिए, है ना। इसमें एक इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना। विच इंस्ट्रक्शन द बैंक टू पे रिटर्न मनी, जितना उस पर चेक पर जितना मनी लिखा रहेगा वो अमाउंट जो होगा वो चेक होल्डर को उसको दे देना होगा। यही जो होगा बैंक और चेक होल्डर के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हाँ देख लीजिए, ये चेक है जो बैंक जो होगा जिस आदमी ने पैसा जमा किया होगा, जिसका अकाउंट होगा उसको दे देगा। अब ये आदमी जो होगा मान लीजिए उसको 10 तारीख में उसको किसी दूसरे आदमी को देना है, तो यहाँ 10 तारीख का डेट लिखेगा, जितना पैसा देना है वो लिखेगा, किसको देना है उसका साइन कर देगा, तो ये चेक चला जाएगा बैंक में और ये चेक के थ्रू वो जो आदमी का बैंक में अकाउंट है वो भी निकाल सकता है या किसी दूसरे को भी ये दे सकता है, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। चेक कुछ इस तरह से बना होता है, चेक बैंक के पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक तरह का पेपर इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट। यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या होता है, करेंसी भी है और डिपॉजिट भी है। जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं वो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। आर क्लोजली लिंक्ड विद द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। देखिए आप क्या हुआ कि ये करेंसी जो है और ये डिपॉजिट दोनों जो है बैंकिंग सिस्टम में जो होता है एक दूसरे से लिंक है। मैंने पैसा जमा किया, ये मेरा डिपॉजिट हो गया, मेरा करेंसी गया, मुझे बदले में डिपॉजिट, मुझे डिपॉजिट का ये मिला और ये दोनों बैंकिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आता है क्वेश्चन है वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसीडर एज मनी। करेंगे डिमांड डिपॉजिट को भी आप मनी के रूप में क्यों मानते हैं, ये तो जाकर बैंक में कहीं जमा हो गया है तो ये मनी कैसे होगा। तो इसका आंसर है, बहुत आसान आंसर है, क्या है, सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेबल
वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट। आप जो डिमांड डिपॉजिट है वो कहीं भी पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट हो जाता है along with currency, that's why it is money is the modern form of money। चूंकि डिमांड डिपॉजिट भी कहीं भी मनी के रूप में एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक जो अपने बैंकिंग सिस्टम में लॉन का एक्टिविटी जो करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग